ऑल स्टूडेंट आर वेलकम टू जियो ज्ञान एजुकेशन। आज हम राजस्थान के सबसे विशेष और सबसे छोटे भौतिक प्रदेश में से एक दक्षिणी पूर्वी पठार का विस्तृत अध्ययन शुरू करेंगे। इस क्षेत्र को आमतौर पर हाड़ौती के पठार के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप आरपीएससी, आरएसएसबी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर सिद्ध होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह प्रदेश नक्शे पर आया कहां से। यह राजस्थान के भौतिक विभाजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस विभाजन का आधार क्या था? और इस विभाजन का जो आधार था वो 1994 में एच.एम. सक्सेना ने अपनी किताब ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में संरचना के आधार पर राज्य को 4 भौतिक भागों में बांटा था और उन्हीं भौतिक भागों में 4 प्रमुख भागों में से यह एक है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह क्षेत्र प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, इसलिए यह पठार गोंडवाना लैंड का अवशेष है और भूवैज्ञानिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो चलिए इसके जन्म की गाथा पर चलते हैं। यह बना कैसे और कब बना? इस पठार की उत्पत्ति का समय मध्यजीवी महाकल्प मेसोजोइक एरा का क्रेटेशियस काल है। यह वह समय था जब धरती की जो सतह है उस पर भारी हलचलें हो रही थी। इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण पानी या हवा से लाए गए मिट्टी के जमाव से नहीं हुआ, बल्कि यह ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया से निकलने वाले लावा के कारण बना है। जब लावा जम जाता है तो वह सख्त चट्टानों का रूप ले लेता है। इसलिए यहाँ मुख्य रूप से बाह्य आग्नेय चट्टानें पाई जाती है, जिन्हें हम बेसाल्ट के नाम से जानते हैं। ये बेसाल्ट चट्टानें ही आगे चलकर यहाँ की काली मिट्टी का आधार बनती हैं। बेसाल्ट के अलावा इस भूवैज्ञानिक संरचना के कारण हमें यहाँ बलुआ पत्थर और कुछ विशेष प्रकार के खनिजों की प्रधानता देखने को मिलती है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पठार राजस्थान का अकेला हिस्सा नहीं है। यह वास्तव में मध्य प्रदेश के मालवा पठार या दक्कन पठार जो महाराष्ट्र का उत्तरी विस्तार भी है। यानी हम मालवा के बड़े पठारी क्षेत्र की उत्तरी सीमा पर खड़े हैं। अब हम इस पठार के कुछ आंकड़ों की बात करते हैं। भौगोलिक आकार के हिसाब से देखें तो यह प्रदेश राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 6.89% है। इसलिए इससे क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कहा जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, छोटा होने के बावजूद भी यहाँ राज्य की कुल जनसंख्या का 11% हिस्सा निवास करता है। अब आप सोचेंगे कि 7% क्षेत्रफल और 11% जनसंख्या, इसका साफ मतलब है कि यहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। यहाँ जनसंख्या घनत्व उच्च क्यों है? क्योंकि उसका कारण है कि यहाँ पानी और मिट्टी की अच्छी उपलब्धता है। यहाँ पर पश्चिमी मरुस्थल या अरावली की तुलना में अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। प्रशासनिक रूप से इसका मुख्य विस्तार 4 जिलों में है, जिन्हें हम हाड़ौती संभाग भी कहते हैं, जैसे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। लेकिन भूगोल में सीमाएं प्रशासनिक नहीं होती है। यह भूवैज्ञानिक संरचना इससे कहीं आगे फैली हुई है। यह पठार रावतबाठा जो चित्तौड़ में है, बिजोलिया जो भीलवाड़ा में है, और बल्कि यहाँ तक भी नहीं, ये बांसवाड़ा में भी फैला हुआ है। यह वे इलाके हैं जहां हाड़ौती पठार की संरचना जैसी बेसाल्ट चट्टानें दिखाई देती है। भले ही वह हाड़ौती क्षेत्र का प्रशासनिक हिस्सा या जिला ना हो। अगर हम हाड़ौती के पठार का अक्षांशीय व देशांतीय विस्तार को देखें तो यह 23 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। और अगर हम देशांतरी विस्तार देखें इसका, तो 75 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। इस पठार की औसत ऊंचाई लगभग 500 मीटर है। पठार यानी ऐसी भूमि जो अपने आसपास के क्षेत्रों से ऊंची उठी हुई है, वो पठार कहलाता है। लेकिन इन सबसे सबसे महत्वपूर्ण इसका सामान्य ढाल। इसका ढाल दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर है। यह ढाल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी ढाल के कारण इस क्षेत्र की जीवन रेखा यानी चंबल नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ढाल ही नदियों की दिशा तय करता है। अब हम हाड़ौती के पठार की जलवायु की बात करते हैं, जो इसे अन्य प्रदेशों से अलग करती है।
जहाँ पश्चिमी मरुस्थल सूखा और गर्म है, वहीं यहाँ अति आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि राज्य का सर्वाधिक आर्द्रता वाला भौतिक प्रदेश हाड़ौती का पठार है। और एक नई चीज याद रखिए, जहां आर्द्रता अधिक होगी वहां वाष्पीकरण कम होगा, इसलिए यह प्रदेश न्यूनतम वाष्पोत्सर्जन वाला भौतिक प्रदेश भी है। यानी जहां पानी का वाष्पीकरण सबसे कम होता है, वह प्रदेश भी हाड़ौती का पठार ही है। जलवायु वर्गीकरण में हमें सबसे पहले कोपेन का नाम याद आता है। इस क्षेत्र का सबसे खास जिला झालावाड़ जिला है। हाड़ौती का पठार कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AW क्षेत्र में आता है। AW का मतलब होता है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। उच्च वर्षा और नमी के कारण झालावाड़ को राजस्थान का सबसे आर्द्रतम जिला कहा जाता है। यह तथ्य आपको हमेशा याद रखना है। हाड़ौती के पठार में औसतम वार्षिक वर्षा 80 सेंटीमीटर से लेकर 120 सेंटीमीटर के बीच है। इतनी ज्यादा वर्षा के कारण यह राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि भारत में जब बंगाल की खाड़ी का मानसून आता है, वह राजस्थान में सबसे पहले इसी पठार से प्रवेश करता है। इसलिए इसे मानसून का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। चलिए अब हम यहाँ की मिट्टी देखते हैं। जैसा कि हमने आगे पढ़ा था, इस पठार का निर्माण जो हुआ था वो ज्वालामुखी क्रिया से हुआ था, जिसके कारण यहाँ बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। बेसाल्ट के टूटने से जो मिट्टी बनती है उसे मध्यम काली मिट्टी कहा जाता है। इसके 3 नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला है वर्टिसोल, यह इसका वैज्ञानिक नाम है। इस मिट्टी के सूखने पर दरारें दिखाई देती है और इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। दूसरा नाम है रेगुर, यह स्थानीय नाम है। तीसरा नाम है कपासी मृदा। इसे कपासी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। क्योंकि काली मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, नमी को लंबे समय तक धारण कर सकती है, इसलिए यह मिट्टी कृषि के लिए वरदान है। यहाँ प्रमुख रूप से कपास की खेती की जाती है। इसके अलावा इस क्षेत्र में अफीम, सोयाबीन जैसी महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलों की कृषि भी की जाती है। विशेष रूप से झालावाड़ और कोटा के आसपास सोयाबीन का बड़ा उत्पादन क्षेत्र है। हाड़ौती का पठार सिर्फ एक पठार ही नहीं है, बल्कि ये 2 विशाल पर्वत श्रेणियों को जोड़ने का काम भी करता है। इसलिए इसे सक्रांत भौतिक प्रदेश ट्रांजैक्शन रीजन भी कहते हैं। यह प्रदेश विंध्याचल पर्वत और अरावली पर्वत को जोड़ने वाली एक कड़ी है। यह प्रदेश एक तरह से पुल का कार्य करता है, जहां इन दोनों भूवैज्ञानिक संरचनाओं की विशेषता आपस में मिल जाती है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक घटना महान सीमा भ्रंश, जिसे हम ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जानते हैं। भ्रंश का मतलब होता है एक बड़ा दरार या फ्रैक्चर। यह एक महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक संरचना है जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग से होकर गुजरती है। इसकी स्थिति को याद रखें, यह अरावली पर्वतमाला के ठीक पूर्व में स्थित है। यह भ्रंश रेखा यह तय करती है कि कौन सा भाग अरावली पर्वतमाला का है और कौन सा भाग विंध्याचल पर्वतमाला का है। यह भ्रंश रेखा काफी लंबी है। यह बूंदी से शुरू होकर सवाई माधोपुर, पूर्वी दौसा, सपोटरा, बेगू और चित्तौड़ तक फैली हुई है। बड़ी बड़ी परीक्षाओं में जैसे RPSC, RSSB आदि परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इस भ्रंश के कारण ही इस प्रदेश में छोटे मोटे भूकंपीय झटके भी महसूस होते रहते हैं। यह राज्य का सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश है। हाड़ौती का पठार नदियों के मामले में सबसे ज्यादा धनी प्रदेश है, क्योंकि राज्य की सर्वाधिक नदियां इसी प्रदेश में स्थित है। इस प्रदेश की जो प्रमुख नदी है वह चंबल है। अगर हम सबसे ज्यादा नदियों वाले जिले की बात करें तो वह चित्तौड़गढ़ है। और हम अगर कोटा की बात करें तो सर्वाधिक जो नदियों का संगम है वो कोटा जिले में होता है। यहाँ पर चंबल की अधिकांश सहायक नदियां मिलती है। चंबल को केवल बड़ी नदी कहना ही काफी नहीं है, यह एक भूवैज्ञानिक विशेषता रखती है। चंबल एक अध्यारोपित नदी है। अध्यारोपित नदी का मतलब यह होता है
कि जो सामान्य नदियां हैं वो अपनी भूवैज्ञानिक जो भी उनकी संरचना है उसके हिसाब से बहती है, लेकिन अध्यारोपित जो नदी होती है वो अपनी दिशा नहीं बदलती है कभी भी। वह अपने रास्ते में आने वाले बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और स्लेट जैसी चट्टानों को काट कर अपने रास्ते आगे बढ़ती है। यही अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। अध्यारोपित नदी पुरानी घाटी में ही बहती है। भले नीचे की जमीन बदल गई हो, लेकिन अध्यारोपित नदी उसी घाटी में बहेगी और अपने सामने जो भी बाधाएं आएगी उसे काटते हुए आगे निकल जाएगी। चंबल की तेज धार और अपार जल शक्ति के कारण वह अपनी घाटियों में अत्यधिक अपरदन करती है। अपरदन यानी मिट्टी और चट्टानों को काटना। इस अत्यधिक अपरदन के कारण जो बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ भूमि बन जाती है, जिस भूमि पर चलना और खेती करना बहुत मुश्किल होता है, उसे उत्खात भूमि यानी बेडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं। यह चंबल नदी की पहचान है। उत्खात भूमि का चरम रूप बीहड़ होता है। यह क्षेत्र सर्वाधिक अवनालिका अपरदन से ग्रसित है। अवनालिका अपरदन यानी मिट्टी के छोटे छोटे नालों द्वारा मिट्टी को काट कर गहरे गड्ढे बना देना। चंबल नदी द्वारा निर्मित यह गड्ढे बीहड़ कहलाते हैं। सुरक्षा और दुर्गम्यता के कारण इस क्षेत्र को ऐतिहासिक रूप से डाकू या डांग या दास्यू प्रदेश भी कहा जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सर्वाधिक जो बीहड़ हैं वह हाड़ौती के आसपास के जिलों में जैसे सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में पाए जाते हैं। अब हम हाड़ौती के पठार की सामान्य विशेषताओं को देखेंगे। सामान्य विशेषताओं को इस प्रकार देखेंगे कि हम हाड़ौती के पठार को दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है विंध्य कगार क्षेत्र और दूसरा है दक्कन का पठार। अब हम एक एक करके इन दोनों की विशेषताओं को देखते हैं। पहला भाग है जो विंध्य कगार क्षेत्र, वो चंबल और बनास नदी के बीच का क्षेत्र है। क्षेत्र में भूवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इस क्षेत्र में बलुआ पत्थर की प्रधानता है। इससे पहले हमने बेसाल्ट की बात की थी, लेकिन विंध्यन जो कगार क्षेत्र है उसमें बलुआ पत्थर बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, जो विंध्यन पर्वत श्रृंखला की पहचान है। इस विंध्यन कगार क्षेत्र की सबसे खास पहचान यह है कि यहाँ की जो पहाड़ियां है वो अर्ध चंद्राकार आकृति की है, यानी आधे चांद जैसी। इन्हीं अर्ध चंद्राकार पहाड़ियों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अर्ध चंद्राकार पहाड़ियों में सबसे प्रमुख पहाड़ी है मुकुंदरा की पहाड़ियां। ये पहाड़ियां कोटा और झालावाड़ के मध्य स्थित है। यह वास्तव में विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही भाग है। मुकुंदरा की पहाड़ियों की कुल लंबाई 120 किलोमीटर है और इनका सर्वाधिक विस्तार कोटा जिले में है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मुकुंदरा की पहाड़ियों में स्थित चांदबाड़ी या चाखेड़ी चोटी हाड़ौती पठार की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 517 मीटर है। इस तथ्य को आप लोगों को ध्यान रखना है। अगले समूह में बूंदी की पहाड़ियां, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह बूंदी में स्थित है। इनका फैलाव एक विशिष्ट दिशा में है। यह दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 96 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। ये पहाड़ियां भी अर्धचंद्राकार श्रृंखला का हिस्सा ही है। अगर हम केवल बूंदी की पहाड़ियों की बात करें तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी सतूर की है। इसकी ऊंचाई लगभग 353 मीटर की है। अब आपको हाड़ौती की सबसे ऊंची चोटी चांदवाड़ी और उसके साथ सतूर चोटी जो 353 मीटर ऊंची, इसको भी याद रखना है। इस क्षेत्र में पहाड़ियां हैं तो दर्रे भी होंगे। यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं लाखेरी दर्रा, रामगढ़ खटकर दर्रा, जेतावास दर्रा। ये भी लाखेरी दर्रा ऐतिहासिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि लाखेरी में ही राज्य की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री 1915 में स्थापित हुई थी। अब हम बारां जिले में चलते हैं और वहां के बारे में जानकारी लेते हैं। बारां जिले में रामगढ़ की पहाड़ियां हैं। इन रामगढ़ की पहाड़ियों की आकृति इन्हें खास बनाती है। इनकी जो आकृति है वो एकदम घोड़े की नाल के समान है। रामगढ़ की पहाड़ियां केवल आकृति के लिए नहीं जानी जाती, बल्कि इनका भूवैज्ञानिक महत्व भी है। यह माना जाता है कि इसकी अनूठी संरचना उल्कापात से निर्मित हुई है। इसी वजह से इसे भारत का पहला जियो हेरिटेज क्षेत्र माना जाता है। यह दर्शाता है कि हमारा यह पठार कितना वैज्ञानिक महत्व रखता है। कोटा शहर के चारों ओर जो पहाड़ियां एक चक्र या कुंडली के रूप में फैली हुई है,
उन्हें कुंडला की पहाड़ियां कहा जाता है। यह एक स्थानीय भू आकृतिक नाम है। बारा का जो क्षेत्र है शाहबाज उच्च भूमि, वो हाड़ौती के अन्य क्षेत्रों से ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र है। विंध्यन कगार क्षेत्र के बाद हम आते हैं शाहाबाद उच्च भूमि पर। यह पूर्वी बारा का वह क्षेत्र है जो सामान्य हाड़ौती पठार की तुलना में अपेक्षाकृत ऊंचा उठा हुआ है। उच्च भूमि यानी ऊंचाई ज्यादा है। इस ऊंची भूमि वाले क्षेत्र में तांबा की चोटी स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 450 मीटर है। मानव भूगोल के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र बहुत खास है, क्योंकि यहाँ सहरिया जनजाति निवास करती है। यह भारत सरकार द्वारा घोषित एकमात्र आदिम जनजाति क्षेत्र है। पर्यावरण की दृष्टि से बारां जिला बहुत समृद्ध है। यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या फैक्ट आपको याद रखने हैं। राज्य में सर्वाधिक 7 कंजर्वेशन क्षेत्र बारां जिले में स्थित हैं, जिनमें शाहबाद के जंगल, रामगढ़, सोरसेन 1, 2, 3 और बांस आमली क्षेत्र शामिल है। यह क्षेत्र बारां की जैव विविधता को दर्शाते हैं। अब हम हाड़ौती पठार के दूसरे प्रमुख भाग यानी दक्कन के पठार की बात करते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि हाड़ौती के पठार का निर्माण बेसाल्ट से हुआ है। दक्कन का जो पठार है वो मालवा के पठार का ही एक हिस्सा माना जाता है। दक्कन के पठार के तहत कई छोटे छोटे पठार इसमें शामिल हैं, जैसे झालावाड़ का पठार। यह झालावाड़ जिले में स्थित है, एक पहाड़ी डांग क्षेत्र है जो भी मालवा पठार का ही एक हिस्सा है। दूसरा है डांग गंगदर पठार। यह भी झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जो 450 मीटर ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र है। अगला महत्वपूर्ण क्षेत्र भेसरोडगढ़ पठार है, जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत खास है, क्योंकि ये चंबल और बामनी नदी के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल पर एक प्रसिद्ध भेसरोडगढ़ दुर्ग भी स्थित है, जो एक सुंदर पर्यटक स्थल है। भेसरोडगढ़ के पास ही भेसरोडगढ़ अभयारण्य भी है। इस अभयारण्य के अंदर ही एक छोटा पठार स्थित है, जिसे हम मानदेसरा का पठार भी कहते हैं। अंत में हम आते हैं ऊपर माल का पठार। यह भी दक्कन पठार का ही विस्तार है। एक लंबा पठारी क्षेत्र है जो चित्तौड़गढ़ बेसरोडगढ़ चित्तौड़ से शुरू होकर बिजोलिया भीलवाड़ा तक विस्तृत है। ये पठार हाड़ौती क्षेत्र को मेवाड़ से अलग करता है। हमने हाड़ौती के पठार का विस्तृत वर्गीकरण देख लिया है। अब हम दो मुख्य बिंदुओं को दोहराते हैं। पहला है इसकी भूवैज्ञानिक नींव हमेशा लावा या बेसाल्ट की रही है। दूसरा है इसकी कृषि नींव हमेशा वर्टिकल या काली मिट्टी रही है। ये दोनों कारक इस पूरे क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति और फसलों को नियंत्रित करते हैं। इस क्षेत्र में हमने ये देखा कि चंबल नदी ने इस क्षेत्र को दो विशिष्ट पहचान दी है। नदी के अपरदन ने यहाँ उत्खात भूमि और गहरे बिहड़ बनाए हैं, जो इस राज्य का सबसे ज्यादा अपरदन वाला क्षेत्र माना जाता है। साथ ही महान सीमा भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक विभाजन है, जो अरावली और विंध्याचल दोनों को अलग करता है। आज हमने राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती के पठार का एक विस्तृत भूवैज्ञानिक, भौगोलिक और भू आकृतिक विश्लेषण पूरा किया। हमने देखा कि यह क्षेत्र अपनी बेसाल्टिक उत्पत्ति, अति आर्द्र जलवायु और चंबल नदी द्वारा निर्मित उत्खात भूमि तथा बिहड़ों के कारण राज्य में एक अद्वितीय स्थान रखता है। यह न केवल राजस्थान की 11% जनसंख्या को आश्रय देता है, बल्कि सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक नदियों वाला घर भी है। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।